जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मल्ला आके पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए पीटी 365, जी हाँ, पीटी 365 जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पर आधारित है पीटी 365। प्यारे विद्यार्थीगण, हम आपसे न केवल पीटी 365 की चर्चा कर रहे हैं बल्कि इन सब के अलावा हम आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी हम आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में एक ओरिएंट क्लास आपसे ली थी, जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि हम किन किन सब्जेक्ट पर किन किन पॉइंट पर आपसे चर्चा का बिंदु बनाएंगे। आज की क्लास में हम ये पार्ट नंबर 1 है आपका, ये पार्ट नंबर 1 है बच्चे। इसमें खास तौर पर हम आपसे कुछ ऐसे विषयों पर जानने का प्रयास करेंगे जिससे कई चीजें हम आपसे निकाल सकें। इट्स क्लियर नो? तो समय न गवाते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक हम पहले यूनिट को लेंगे बैंकिंग और मौद्रिक नीति, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। चलिए देखिए, आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चे और जानते हैं टॉपिक क्या है। एजुकेशन बायर जल्द ही आपके लिए और भी इनोवेशन कर रहा है, जिसमें इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए हम आपसे जानेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को और आसान बनाया जा सके और यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपसे डिस्कस किए जा सके। ये पीटी 365 विजन आईएएस का है बच्चे, मैं आपको बता दूं, जिसमें न केवल आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है, बल्कि करंट अफेयर को आप देखोगे, करंट अफेयर को आपके बेसिक से कैसे जोड़ा जाता है उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये क्लास न केवल आपकी करंट अफेयर की है बल्कि ये आपके बेसिक की क्लास है और हम कनेक्ट करेंगे करंट अफेयर को आपके बेसिक से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी कभी भी स्टूडेंट्स आप देखोगे प्योर करंट अफेयर पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, बल्कि यह करंट अफेयर को कनेक्ट करता है आपके स्टैटिक पोर्शन से, और उसी को हमें समझना है किस तरीके से हमें अपनी कनेक्टिविटी, अपने जुड़ाव को एक सब्जेक्ट को अन्य सब्जेक्ट से भी जोड़ने का प्रयास करना है। तो हमारी 2 सीरीज चल रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मुझे थोड़ा कुंभ में समय लगा, ठीक है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बट जरूरी था, कुछ चीज़ें होती हैं जो जरूरी होती हैं, ठीक है। तो चलिए समय ना गवाते हुए आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, टॉपिक है आपका बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें पहला जो यूनिट है बच्चे ये है और इसका पहला टॉपिक है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, जिसको भारत रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। सर, ये मौद्रिक नीति क्या है? तो मैं आपको पहले इसका बेसिक बता देता हूं, फिर इसके बाद में आपको इसके लाइन बाय लाइन चीजें बता दूंगा। जो मैं बोल रहा हूं सर, उसको थोड़ा सुनने का ज्यादा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो आपको कम समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं केवल आपको बताऊंगा, जो मैं बोल रहा हूं वो आपके बेसिक को कवर करने का प्रयास करेगा। स्टूडेंट देखिए, होता क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, होता क्या है, ये बनाता कौन है, क्यों जारी की जाती है, इसके कई क्वेश्चन उठते हैं। मैं आपको बताना चाहता कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा तैयार की जाती है? आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है। अब ये क्यों की जाती है, इसका भी एक रीजन है। आप देखोगे आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन नंबर, आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन नंबर आप देखोगे 45ZB, इसके अनुसार आरबीआई मौद्रिक नीति को निर्धारित करती है। यह मौद्रिक नीति वर्ष में 4 बार, कितनी बार? वर्ष में 4 बार गठित की जाती है। इसके अगर सदस्यों की बात कर ले बच्चे, इसमें जो सदस्य होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं आपके 6 सदस्य। इसमें 3 सदस्य
आरबीआई की तरफ से आते हैं और 3 ही सदस्य गवर्नमेंट्स की तरफ से आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जो 3 सदस्य होते हैं आरबीआई की तरफ से, इसमें एक होते हैं आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर और अदर्स। वहीं इसमें फाइनेंस मिनिस्टर और इसमें अलग जो आपके ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो फाइनेंस के बहुत ज़्यादा जैसे फाइनेंस सिक्योरिटी होता है, वो इसके अंतर्गत सेक्रेटरी होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इट्स क्लियर है ना? इसका मूलभूत टारगेट होता है कि मनी के सर्कुलेशन को मार्केट के अंदर बनाए रखना। मतलब कि ये हुआ, अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर लिक्विडिटी अधिक है, तो उस स्थिति में जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, वो टाइट मौद्रिक नीति होगी, जिसको हम खास तौर पर संकुचित मौद्रिक नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुचित मौद्रिक नीति कहते हैं। ये उस स्थिति में होगी जब मार्केट में मनी बहुत ज्यादा हो, तब इस स्थिति में आपको संकुचित मौद्रिक नीति देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप देखेंगे, जब विस्तारवादी नीति को अपनाएगा, विस्तारवादी जो नीति होगी वो तब होगी जब मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी, ताकि इसको बढ़ाया जा सके, मतलब कि डिसइंफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। संकुचित मौद्रिक नीति से आप देखते हैं वहां पर आपके जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। प्यारे बच्चे, जब आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो इसमें कुछ 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 तरीके का कहता है, एक कहता है कि विस्तारवादी। अब देर जरा सीखना, एक होता है संकुचित। जरा समझना बच्चे, यहाँ पर थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। मैं डेप्थ में जा रहा हूँ और टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से, ताकि आपको रिवीजन ना करना पड़े, उधर बुक्स ना देखनी पड़े, मैं आपको एक एक चीज इसकी बता देता हूँ। देखिए, जो विस्तारवादी मौद्रिक नीति होगी, ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर और एसडीएफ। ये क्या होते हैं, जरा इनको समझिएगा। आई होप कि आपको सारी चीजें विजिबल हो रही होंगी। मेरा मैं स्टूडेंट्स अभी उसमें नहीं हूँ, अपने स्टूडियो में, नहीं तो मैं वहीं से क्लास ले रहा होता। तो मैं यहाँ पर अपने टैबलेट से क्लास इस समय वर्तमान में ले रहा हूँ, ठीक है? जरा समझिएगा। देखिए, क्योंकि अभी भी जो कुंभ का है वही चीज़ें अभी चल रही हैं, तो थोड़ा सा इसलिए मैं उसी से क्लास ले रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूँ। प्यारे विद्यार्थी, जब हम बात करते हैं बैंक रेट के बारे में, बैंक रेट वह दर होती है, तो मान लीजिए जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति होगी, पहले आपको ये समझा देता हूँ। जो विस्तारवादी मौद्रिक नीति होगी, मतलब कि इसमें क्या कर रहा है, जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब कि आप देखोगे जब लोन दिया जाता है, आपको लोन देती है आरबीआई, मतलब कि पैसा आरबीआई क्या करेगी, समझना, एक तरफ आरबीआई है और एक तरफ बैंक है। प्यारे बच्चे जरा समझना, तो आरबीआई क्या करती है, बैंकों को पैसा देती है, क्योंकि बैंकों को मनी कहाँ से मिलती है, आरबीआई से मिलती है। उस स्थिति में जब भी ये बैंक पैसा देगी, तो पहले क्या होता था, 1919 से पहले, एलपीजी रिफॉर्म से पहले, ठीक है, बिफोर ऑफ 1919 एलपीजी रिफॉर्म, तो उससे पहले क्या होता था, एक होती थी बैंक रेट, और ये क्या होती थी, लॉन्ग टर्म के लिए होती थी। ये भी जरा समझना। ऐसी स्थिति में बैंक रेट पर आरबीआई क्या था, दीर्घकाल के लिए मुद्राएं देता था बैंकों को। इट्स क्लियर है? लेकिन अब मान लीजिए इसने कहा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाएंगे सर, कैसी अपनाएंगे, विस्तार। तो ये क्या करेंगे, जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा, कम कर देगा। अभी कितना चल रहा है, लगभग आप देखोगे 5% के आसपास आपका क्या चल रहा है, जो रेपो रेट है वो चल रहा है। और रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए यही रेपो रेट बढ़ करके क्या हो जाए, 6 हो जाए, 6% हो जाए, तो जो आज पैसा बैंक ले रहे हैं आरबीआई से रेपो रेट पर, क्या आपको लगता है उतना पैसा लेंगे? देखो बच्चे, होता है क्या है, जैसे ये आरबीआई है, जरा एक खेल समझना, ये बैंक है और यहाँ पर कोई आप में से कोई कस्टमर यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए। तो देखिए, आरबीआई से पैसा कहाँ आता है, बैंक पर। बैंक ने पैसा लिया आरबीआई से, तो ये बैंक क्या करते हैं, इसको बदले में देते हैं ब्याज, ठीक है, जिसको रेपो रेट कहा जाता है। गॉट इट? वहीं अब क्या मान लीजिए इसको मिल रहा है 4% पर, किसको, बैंक को मिल रहा है आरबीआई से।
अब 4% पे मिल लिया, बैंक अपना सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हुए है, कर्मचारी हैं, सब है, उनके पेंशन वेतन भत्ते, बहुत सारी सर्विस आपको दे रहा है। अब ये क्या कर रहा है, आरबीआई से बैंक ने लिया और बैंक को एक कस्टमर को दे रहा है। ये जो कस्टमर खड़ा हुआ है ए व्यक्ति, अब इसी को बैंक क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। ठीक है, अब ये लोन लेने के लिए गया है, तो अब 4% पे उसने लिया, तो ये उसको दे रहा है 9% पे। मतलब कि यहाँ पे वो 5% कमा रहा है ताकि अपना प्रॉफिट ले सकें और कर्मचारियों का वेतन दे सकें। अब जरा समझते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझाने का प्रयास करूँ। ये हुआ। अब मान लीजिए ये इतने पे था, तो लोग जा रहे थे, परंतु हुआ क्या, कंडीशन ये बन गई, कंडीशन थोड़ी ऐसे बन गई बच्चे, कि जो आरबीआई था अब बढ़ा दिया उसने, अब 6 पे देना स्टार्ट कर दिया कि 6% पे दूंगा मैं बैंक को, क्योंकि 6% इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ेगा रेपो रेट पर बैंक को। अब 6 पे बैंक को ऑलरेडी मिल रहा है, पहले 4 पे मिल रहा था, तो अब बैंक कितने पे देगा, अब देखिए इसमें 5 जोड़ दी थी, तो बैंक देगा अब आपको 11 पे। तो जो व्यक्ति पहले 9 पे ले रहा था, क्या वह व्यक्ति अब आपको 11 पर लेगा? नहीं ना, तो वो व्यक्ति कम प्रेफर करेगा कि मैं इतना महंगा नहीं लूंगा। अगर मुझे घर बनाना है, शादी करनी है, कार निकालनी है, जो भी करना है, या अपना बिजनेस व्यापार करना है, तो थोड़ा महंगा है, तो अभी नहीं, 1 साल के लिए डिले करते हैं और बाद में करते हैं। तो बच्चे ये जो हो गई है, ये हो गई है आपकी संकुचित मौद्रिक नीति, क्योंकि बढ़ा। अब मान लीजिए 4 थी, अब 4 से वो घट करके कितनी हो जाए, 4 से घट करके वो मान लीजिए 3 हो गई, तो ये विस्तारवादी हो गई। अब इससे विस्तार हो रहा है, तो इसको आपको समझना है। गॉट इट। यहाँ पर मैंने कुछ आपको बताया था, जब भी ये विस्तारवादी नीति अपनाएगा, जरा समझना, जब भी विस्तारवादी नीति आरबीआई अपनाएगा, तो उस समय आपकी बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अब इनको क्या कर देगा, विस्तारवादी मौद्रिक नीति में कम कर देगा। समझना, इनको सबको घटा देगा, इनकी रेट को, ताकि पैसा मार्केट में बना रहे। वही मान लीजिए उसने संकुचित मौद्रिक कर दी, ठीक है, अब मैं इसको कट कर रहा हूं यहां से, मान लीजिए उसने संकुचित कर दिया, तो संकुचित में स्थिति वो होगी, संकुचित में अब क्या कर देगा, इसको बढ़ा देगा, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, एस, ठीक है, सबको बढ़ा देगा, ताकि मार्केट से पैसा शक किया जा सके। आपने पढ़ा होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये वही ओपन मार्केट ऑपरेशन है जहां पर आरबीआई भारत सरकार के जो जीसैक होते हैं उनका क्रय और विक्रय करता है। इन सब का इम्पैक्ट प्यारे बच्चे कहां पर पड़ता है, आप देखोगे भारत के इकोनॉमी में पड़ता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर समझ में आ गई होगी। गॉट इट। चल रहे हैं, मैंने पूरा, अभी देखिए मैंने इस पर नहीं गया हूं, अभी मैंने आपका पूरा बेसिक वहां से कनेक्ट कर दिया, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब भी विस्तारवादी नीति को अपनाएगा आरबीआई, जरा समझना, तो उससे मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है हमेशा बढ़ जाएगी, और जब भी वो संकुचित मौद्रिक नीति को अपनाएगा, तो उससे मार्केट के अंदर क्या होगी, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। और मार्केट में कब मनी की सप्लाई वो कम करने का प्रयास करेगा, जब इन्फ्लेशन बहुत हाईएस्ट होगी। इन्फ्लेशन होती तभी है जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, पैसा बढ़ जाता है। इट्स क्लियर है नो। तो चलिए देखते हैं, तो ये चर्चाओं में रहा है बच्चे, देखिए क्यों रहा है, आइए जान लेते हैं। सुर्खियों में क्यों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारत में मौद्रिक नीति चरण का अध्ययन किया, ताकि यह समझा जा सके कि मौद्रिक नीति में बदलाव अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। देखिए, जब उसने विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई, कौन सी नीति अपनाई, जरा समझना, जब उसने विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई, तो उस स्थिति में क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, ब्याज दर अपनी कम कर दी, और ब्याज दर जब उसने कम कर दी, तो उस स्थिति में बैंकों के पास पैसा अधिक पहुंचा, और बैंकों से ही लोगों ने ऋण लिया, लोन लिया, ठीक है, क्या लिया, लोन लिया। और जब ये लोन लेके गए, तो ये इस लोन को कहाँ खर्च करेंगे, ये डिमांड करेंगे। अब आपके हाथ में, मान लीजिए सभी जितने भी बच्चे अभी इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आपके हाथ में 10-10 करोड़ रुपए दे दूं, तो आप कोई सर्विस लेना प्रेफर करेंगे, कोई गुड्स लेना प्रेफर, तो आप क्या कर रहे हैं, डिमांड मार्केट में क्रेज कर रहे हैं। अब जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, तो उसका प्रोडक्शन भी होगा, और जैसे ही प्रोडक्शन होता है बच्चे, फिर मार्केट एक साइकिल में आ जाती है, क्योंकि डिमांड तो सप्लाई करेगी ना, जैसे डिमांड होगी उसकी सप्लाई करनी पड़ेगी, और उसी से एक मार्केट क्रिएट हो जाएगा, जिसके चलते भविष्य में आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ करेगा, उसके साथ साथ
जीएसटी ग्रोथ करेगा, और इन सब के अलावा इकोनॉमी ग्रोथ और इकोनॉमी डेवलपमेंट ये भी देखने के लिए आपको मिलेगा। गॉट इट? चलिए, मौद्रिक नीति क्या है बच्चे? मौद्रिक नीति आप देखोगे, मौद्रिक नीति किसी देश की केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कार्यवाहियों का एक समूह होता है, और इस नीति के जरिए भारत में आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक मुद्राओं की आपूर्ति और समायोजन करके सतत समृद्धि और मूल्य स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मौद्रिक नीति के चरण की बात कर ली जाए तो वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति के निर्णय यानी आरबीआई की मौद्रिक समिति द्वारा नीतिगत दरों में परिवर्तन आर्थिक चरणों मतलब कि वेरिएबल मूल्य स्तर और समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। इसके जरिए मौद्रिक नीति के निर्णयों के बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है, जो भविष्य में नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करते हैं। आपको बता दें कि मौद्रिक नीति के वैधानिक क्या है। देखिए, मौद्रिक नीति की वैधानिक स्थिति की बात कर लें तो ये आरबीआई एक्ट 1934 वर्ष 2016 में संशोधित कर दिया गया और इसको वैधानिक आधार दे दिया गया। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन नंबर 45 का ZV। व्हाट इट? भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की बात कर ले तो केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से हर 5 साल पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लक्षित निर्धारित करती है। देखो जरा यहां पर जरा समझना है। देखो, जो टारगेट होते हैं, इन टारगेट को बनाता कौन है, निर्धारित कौन करता है? तो इनको करती है गवर्नमेंट। कौन करती है? भारत सरकार करती है। लेकिन इनको अचीव कौन करता है? ये जरा समझना, इनको अचीव करती है आपकी आरबीआई। ये ध्यान में रखना है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि जो मौद्रिक नीति है, इन्फ्लेशन है सॉरी, मुद्रास्फीति है, वो कितनी रहनी चाहिए? 4+-2 रहनी चाहिए, इसके अंदर रहे। मतलब कि या तो वह मौद्रिक नीति 2 हो और या फिर 6 हो, उससे ऊपर नहीं जाए। अगर उससे ऊपर चली गई तो ये जिम्मेदारी, ये लायबिलिटी किसकी बनती है? ये अकाउंटेबिलिटी बनती है किसकी? सॉरी, अकाउंटेबिलिटी बनती है आरबीआई की। बताया ऐसा क्यों? टारगेट किसने बनाया? सरकार ने, लेकिन उसको अचीव करने का प्रयास करती है कौन? आरबीआई। इट्स क्लियर है ना? भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की बात कर लें तो केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से हर 5 साल पर उपभोक्ता, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब आप इन्फ्लेशन पढ़ते हैं तो वहां पर 2 चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डब्ल्यूपीआई, एक पढ़ते हैं सीपीआई। आई होप कि आपको कुछ रिकॉल हो रहा होगा। ये केवल और केवल वस्तुओं को शामिल करता है, गुड्स को शामिल करता है, और इसमें आप देखोगे गुड्स और वस्तु दोनों शामिल होती है। मतलब कि इसमें सर्विस और गुड्स दोनों शामिल होती हैं सीपीआई में। और सीपीआई वर्तमान में कॉम्बिनेशन पर निकाला जाता है, एक तरीके से कंबाइंड करके निकाला जाता है। करेक्ट? चलिए, अगर आप देखोगे लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य वर्तमान में फ्रेमवर्क के अनुसार आरबीआई को मार्च 2026 तक 4% के आसपास नियंत्रित रखना है। इसमें 2% कम या फिर अधिक की अधिकतम छूट की अनुमति दी गई है। किसके द्वारा दी गई? आरबीआई के द्वारा ये इसको दे दी गई है, भारत सरकार के द्वारा आरबीआई को। इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति को आप देखोगे 2% से 6% के बीच में नियंत्रित करना है। इट्स क्लियर है ना? चलिए, वहीं अगर हम बात कर ले मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है, जो मैंने अभी आपसे पहले समझा दिया है। इट्स क्लियर है ना? देखिए, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। जरा समझना दोनों को, इसमें क्या अंतर है। मात्रात्मक जो उपकरण होते हैं बच्चे, उसमें मौद्रिक नीति के सामान्य उपकरण के रूप में ये माने जाते हैं। खास तौर पर इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, ये प्रकृति के अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं और अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रता को प्रभावित करने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो रखे जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें आ जाएगा। सरकारी प्रतिभूति जीसैक आ जाएगा, उसकी खरीद और बिक्री हो जाएगी। बैंक रेट आ जाएगा, उसके साथ साथ आप देखोगे रेपो रेट आ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा, सीआरआर आ जाएगा, एसएलआर आ जाएगा। ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एसडीएफ आ जाएगा, इसमें एसडीएफ और याद कर लीजिएगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। मैं आपको एडवांस तक लेके चलूंगा, जितना हो सकता है मैं आपको, जितने भी बिगिनर एस्पिरेंट्स है ये एडवांस, तो मैं उनको वहां तक लाने का प्रयास करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है।
वही आप देखोगे यहां पर है क्वालिटेटिव टूल्स। ये आरबीआई की मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपकरण के रूप में भी जाने जाते हैं। मतलब ये हुआ कि ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को वो ऋण वितरण और दिशा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए हम बात कर लें तो इसमें खास तौर पर ऋण की क्या है, आप देखोगे जो राशनिंग होगी, उपभोग उद्देश्यों के लिए ऋण का विनियमन, मार्जिनिंग आवश्यकताओं में बदलाव और नैतिक दबाव या प्रत्यक्ष कार्रवाई इसके अंतर्गत की जाती है। मतलब कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के रूप में, वो प्रकृति के रूप में उसको समझा जाता है। यहाँ पर दो चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, तो मैं आपको दो तीन चीजें बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, नोट करके ये कह रहे हैं कि आरबीआई की स्टालाइजेशन नीति के तहत मुद्रास्फीति और मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव को स्थिर करने के लिए अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन किया जाता है, जिसके लिए आरबीआई खुला बाजार परिचालन मतलब कि ओपन मार्केट ऑपरेशन और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाना या फिर घटाना, बाजार स्थिरीकरण योजना जैसे उपकरण उपयोग करता है। मतलब कि आपने पढ़ा होगा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में, जहां पर आरबीआई आप देखोगे सीआरआर और एसएलआर और इन सब के अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। दो चीजें मैं आपको समझा देता हूं, कुछ ऐसे वर्ड है, की टर्म है, जरा समझना, क्योंकि कभी आपसे स्टेटमेंट्स के रूप में पूछ सकता है। बच्चे टाइम लगेगा क्लास में, मैं आपको बता रहा हूं, क्लास में टाइम लगेगा, पेशेंस बना के रखिएगा, धैर्य बना के रखिएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, आपको पीटी 365 क्या चल रहा है, ये मैं जो आज ये क्लास ले रहा हूँ जी, जनवरी का क्लास चल रहा है, फरवरी मार्च, मार्च में आपकी खत्म, ये ध्यान रखना है। मार्च में पीटी 365 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल आपका करंट में सारा करंट जो भी पीटी 365 रहे हैं, मोस्टली पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट आपकी कवर करा दूंगा। और मार्च के बाद मैं आपको अप्रैल में दबा के यूपीएससी के पीवाईक्यू करवाऊंगा। और इस मार्च तक न केवल ये पीटी 365, आपको दो क्लासेस मिलेंगी बच्चियों, फरवरी से दो क्लासेस मिलेगी आपको, ठीक है, एक मॉर्निंग में मिलेगी और एक आपको नाइट में, इवनिंग टाइम में आपको मिलेगी। ये मेरा आपसे बात है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा और पीटी 365 का रिवीजन में मिलेगा। करेक्ट, चलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जिन बच्चों को नहीं पता है वहीं पर आपको टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और दबा के पढ़िएगा, दबा के रिवाइज करिएगा। आइए देखिए, यहां पर कुछ शब्द हमें समझ लेना है। एक शब्द मैंने अभी आपसे बात किया था, बैंक रेट। ये बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट क्या होता है बच्चे, ये आप देखोगे आरबीआई के द्वारा क्या होता था, आरबीआई के द्वारा जो बैंक होते हैं, इन बैंक को क्या होता है, लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? जो लोन होता है, लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो होता क्या था पहले, जब आरबीआई के द्वारा लोन दिया जाता था तो आरबीआई इनसे कोई पैसा वगैरह नहीं लेता था, बल्कि एक सिक्योरिटी रख लेता था इनकी, ताकि ये बैंक बने रहें और इनकी जो क्षमता है सीआरआर एसएलआर इनसे रखता था, ठीक है। ये सब होती थी और ये दीर्घकाल के लिए होता था, ये ध्यान में रखना है। बैंक रेट कैसा होता था? लॉन्ग टर्मोलॉजी एक व्यवस्था है, लॉन्ग का मतलब है कि एक साल से अधिक, ठीक है, ये हो गया। एलपीजी रिफॉर्म हुआ, कई ऐसी समितियां बनी जिसमें गार्डिगल समिति भी एक, सॉरी, रंगराजन एक समिति बनाई और ऐसी कई समिति बनी, तो एलपीजी रिफॉर्म हो गया। उसके बाद में भारत सरकार, आप देखो, सॉरी, आरबीआई जो लेकर के आई थी, वो लेकर के आई थी रेपो रेट। जरा समझना, रेपो रेट। अब ये रेपो रेट वह दर होती है, मैं इधर लिख लेता हूं, रेपो रेट। ये जो रेपो रेट होती है बच्चे, ये वह दर होती है जिसपे आरबीआई और एक तरफ होते हैं बैंक, आरबीआई बैंकों को क्या करता है, आप देखोगे ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है, लेकिन इसके बदले में कुछ इनसे ब्याज भी लेता है, इंटरेस्ट भी लेता है। ये भी ध्यान में आपको रखना है, कुछ इनसे इंटरेस्ट भी लेता है, ब्याज भी ले सकता है। वो ब्याज क्या होता है? वो 4% हो सकता है, 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, 5-6, जितना भी हो सकता है। Got it? ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि 1 ईयर से कम की अवधि तक के लिए शॉर्ट टर्म कहते हैं। इट्स क्लियर है ना? तो ये जो आपका रेपो रेट होता है, इसमें बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं और इंटरेस्ट के साथ उसको चुकाने का प्रयास करते हैं। फिर एक आता है आपका रिवर्स रेपो रेट, मतलब कि उल्टा, 3R आपने पढ़ा होगा। ये जो रिवर्स रेपो रेट होता है, एक तरफ आप देखोगे आरबीआई होता है, सॉरी,
एक तरफ आरबीआई होगा और एक तरफ आपके बैंक होंगे। अब जरा समझना, ये वह दर होती है जिस पर बैंक क्या करते हैं, इस दर के माध्यम से आरबीआई में अपने पैसे को रखने का प्रयास करते हैं। वो प्रेफर देते हैं इस चीज़ को कि अगर हम मान लीजिए कि मार्केट के अंदर इतना हमें मिल रहा है कि मार्केट पे हमें 9% का मिल रहा है और आरबीआई हमें 8% पे दे रही है, तो बैंक क्या करेंगे, 8% पे पैसा देना प्रेफर करेंगे। किसको? आरबीआई। मार्केट में नहीं देंगे, क्योंकि आरबीआई के पास जो पैसा रखा हुआ है वो एक सिक्योर्ड मनी है, वो कभी भी एनपीए नहीं बन सकता, उसकी अपनी गारंटी है, ये बाध्यता है। इसलिए जितने भी बैंक होते हैं वो फिर पैसे को कहाँ प्रेफर करते हैं, वहां पर। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है और बैंकों को क्या देता है, ब्याज देता है। कौन? आरबीआई। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसी में छुपा हुआ है उल्टा। रिवर्स माने होता है बैक, उल्टा हो जाना। ठीक है, यहाँ तो हो गया बैंक रेट, हो गया रेपो रेट, हो गया रिवर्स रेपो रेट हो गया। फिर आता है आपका CRR। देखिए, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। एक तरफ है आपका आरबीआई, जरा समझ लेना बच्चे, फिर बार बार से ये शब्द नहीं मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं तो जरा समझिएगा। एक तरफ बैंक होता है, ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बनता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है, कई बच्चों को पता नहीं होता बच्चे, कई बच्चों को पता नहीं होता है। तो इसलिए मेरी ड्यूटी एज ए एजुकेटर, एज ए यूपीएससी गाइडर के रूप में, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, इसी में इसका नाम छुपा होता है। आरक्षित जो नगद अनुपात है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। मतलब कि आरबीआई इस चीज को निर्धारित करता है सभी बैंकों के लिए। आप देखोगे फॉरेन बैंकों के लिए होगा, जो आपके कॉमर्शियल बैंक है उनके लिए होगा, ठीक है। तो ये सबके लिए निर्धारित करता है एक राशि। मान लीजिए इनके पास में 100 रुपए थे बैंकों के पास में, अब आरबीआई ने कहा इस राशि का आप क्या करोगे, 10% सीआरआर के रूप में आरबीआई में जमा करोगे। तो मतलब कि 100 में से 10 रुपया आप यहाँ पर दे दोगे, तो आपके पास कितना बचा महोदय, 90 रुपये आपके पास बचा। ठीक है, अब आप 90 रुपये को अपने पास रखें, मार्केट में लेके जाएं, लोन दें, ब्याज दें, जो करना है वो शो करें, बट आपको 10% इसका रखना है। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पर आरबीआई के पास पैसा रखा जाता है। इस पे क्वेश्चन पूछे गए, मैं ऐसे ही नहीं आपसे बोल रहा हूँ न बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। यूपीएससी ने कई प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे, बैंक रेट से, रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट से और सीआरआर से। कई बच्चे सीआरआर एसएलआर में कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा समझना। ये बैंकों के पास नहीं रखा जाता है, आरबीआई के पास बैंकों की जमा होती है कुछ राशि, ये भविष्य के लिए, भविष्य न होती वही वाली बात। मतलब कि आप देखोगे कि यदि भविष्य में कोई जरूरत पड़ी, बैंक की स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई, मतलब कि डूबने जा रहा है, दिवालिया होने वाला है, तो उस स्थिति को कंट्रोल कर सके कौन, आरबीआई, वो पैसा उसको देगा और फिर उसको बचा सकेगा। इट्स क्लियर है ना? तो ये होता है CRR। फिर उसके बाद आता है आपका SLR। जरा समझना, इसको बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर होती है ये, ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा दर होती है, वैधानिक तरलता अनुपात जो होता है, ठीक है, सॉरी, वैधानिक तरलता अनुपात इसको कहते हैं हिंदी में, जो का एसएलआर होता है। एसएलआर खासतौर पर आप देखोगे एक तरफ आरबीआई लिख लेते हैं, एक तरफ बैंक लिख लेते हैं। जरा यहाँ पर बच्चे समझना है आपको कि ये पैसा आरबीआई में नहीं रखा जाता है, लेकिन इसको निर्धारित कौन करता है, आरबीआई निर्धारित करता है। ये पैसा बैंकों को अपने पास रखना होता है, एसएलआर का पैसा बैंकों को अपने पास रखना होता है। ये डिमांड डिपॉजिट पैसा होता है, जरा समझना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये डिमांड डिपॉजिट पैसा होता है, इसको बैंक को रखना पड़ेगा अपने पास। ये निर्धारित कौन करेगा, बैंक, आरबीआई करेगा बैंकों के लिए, लेकिन ये पैसा अपने लिए। इसका उद्देश्य यही है कि बैंक दिवालिया ना हो, जिनके खाते हैं, जो भी खाता धारक हैं, जो उसके कस्टमर हैं, उनको कोई कष्ट ना हो, ताकि उनका पैसा उनको मिल सके। अगर बैंक भविष्य में कोई दिवालिया हो रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो वो चीज़ों के लिए रखता है। एक सिक्योरिटी बनी होती है, ठीक है, उस बैंक को एक तरीके से सिक्योर करती है, उसको ताकत देती है, क्षमता बढ़ाती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। आपका बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। उसके बाद आता है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये एक नया शब्द है। ये क्या होता है बच्चे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, ये आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया, परंतु ये बैंकों के लिए एक सुविधा है। बैंकों के लिए ये सुविधा है कि जब चाहें तब देखो, इस पैसे को आप कहाँ रखोगे, ये पैसा आरबीआई के रूप में रखा जाएगा।
आरबीआई के खाते में जाएगा ये पैसा, लेकिन इस पे कोई ब्याज नहीं होगा, इस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, नहीं देगा। आप जब चाहें, जो भी बैंक चाहे, बैंक जब चाहे, याद रखना, बैंक जब चाहे इस पैसे को आरबीआई से निकलवा सकते हैं, जब उनको जरूरत पड़ेगी तब ले सकते हैं। एसएलआर जो सीआरआर का पैसा ऐसे नहीं मिलता है, सीआरआर का पैसा वो बहुत ज़्यादा, लेकिन बैंक जो एसडीएफ का पैसा है, एसडीएफ का जो पैसा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है, ये कभी भी आप निकाल सकते हैं। कई बार पूछता है कि सर ये क्या सीआरआर का पैसा होता है एसएलआर का? नहीं, ये खास तौर पर एसएलआर में रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बैंकों का पैसा होता है, ये आरबीआई का नहीं है, इसलिए इसको एसएलआर। इस पे ब्याज देती है बैंक? नहीं, इस पे ब्याज नहीं देती। ये एलपीजी रिफॉर्म के बाद में चीजें गई हैं, क्योंकि जब से शेयर मार्केट भारत में बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ा है, जब से एफडीआई भारत की तरफ आया, तो ये इसलिए लाया गया है। एक आप पढ़ते हैं LAF कॉरिडोर, पढ़ते हैं कि नहीं? LAF कॉरिडोर, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और इसी में आप पढ़ते हैं, इसी में पढ़ते हैं आप बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसी में पढ़ते हैं ये सब। यही है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ताकि मुद्रा को क्या कर सके, उसके संकुचन को बना सके, उसकी वृद्धि को कहीं ना कहीं आगे ला सके, उस पर ये काम करता है। गॉट इट? तो इसको ध्यान में रखना है। एक शब्द मैंने अभी आपको बताया था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता क्या है, जिसको OMO के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर होता है क्या बच्चे, यहाँ पर आप देखोगे गवर्नमेंट्स के GSEC, इनका क्या होता है, बाय और सेल, ये दोनों होते हैं, मतलब कि इनको खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति में जो GSEC है, इसको जरा समझना है, आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये GSEC है, अब मान लीजिए ये कौन करेगा, ये आरबीआई करता है, इसको बेचता और खरीदता कौन है, आरबीआई करता है। मान लीजिए आरबीआई ने इसको विक्रय कर दिया, क्या कर दिया है, आरबीआई ने इसको विक्रय कर दिया, तो ऐसी स्थिति में इसने बेच दिया। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, आपने वो वस्तु बेच दी, तो आपके पास पैसा आएगा। जब आरबीआई ने GSEC को बेचा, ये एक सरकारी प्रतिभूति है, सरकार का एक हिस्सा है जो आरबीआई के पास रखा हुआ है, कोई जमीन हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। बट ये एक GSEC है जिसकी गारंटी भारत सरकार की है, भारत सरकार आपको देगी, ठीक है। अब मान लीजिए इसने इसका विक्रय कर दिया, बेच दिया, तो ऐसी स्थिति में पैसा क्या होगा, मार्केट से आप देखोगे आरबीआई के पास चला जाएगा। तो उस स्थिति में जब इन्फ्लेशन रेट होती है तब इसका विक्रय करेगी। अब पैसा चला गया मार्केट में, बैंकों के पास पैसा नहीं हुआ, तो जो ब्याज दर होती है ना बच्चे, इंटरेस्ट जो रेट होती है, वो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गॉट इट? इंटरेस्ट रेट आपकी बढ़ जाएगी, और बैंकों को जो पैसा है वो महंगा मिलेगा, तो उनका विस्तार भी कम होगा, तो बैंकों पे बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए इसी को क्या कर दे, GSEC को क्या कर दे, इसको क्रय कर दे, कौन, आरबीआई। अब जरा समझिएगा, इसको बेच दे, इसको बेच दे, इसको बेच दे, विक्रय कर रहा है, अब क्रय कर ले, खरीद ले, सॉरी, अब खरीद ले। जैसे ये खरीदेगा तो पैसा कहाँ जाएगा, मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, है कि नहीं। अब ये पैसा क्या जाएगा, ये पैसा मार्केट में जाएगा। अब जैसे ये पैसा मार्केट में जाएगा तो प्रभावित करेगा ये मार्केट को, क्योंकि जैसा मार्केट में पैसा जाएगा तो मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, और उसमें क्या होगा, डिमांड टू सप्लाई होगा, एक साइकिल चल पड़ेगी। तो वो जीडीपी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आई होप कि, मुझे लगता है कि पिछले इस कुछ मिनट्स में आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं मौद्रिक नीति के प्रकार के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया है, केवल अब आपको ये देख लेना है फटाफट। चलिए देखते हैं। देखिए, एक होती है एक्सपेंशनरी मौद्रिक नीति, मतलब कि विस्तारवादी। इसमें क्या होता है कि केंद्र बैंक ब्याज दरों को कम करता है, क्या करता है समझना, ब्याज दरों को कम करता है, और इसके बाद भी बैंक भी ब्याज दरों में कम करते हैं, और इससे ऋण लेना सस्ता हो जाता है, मतलब कि कम ब्याज दर के कारण ये ऐसा होता है। इससे कोई व्यक्ति या व्यवसायिक अधिक राशि में ऋण ले सकता है, जिससे क्या होगा, जो बाजार में क्या होगी, लिक्विडिटी क्या होगी, तरलता बढ़ेगी, और उससे मांग में वृद्धि होती है, तो आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर है इकोनॉमिक ग्रोथ। आई होप कि ये इस चीज़ को आप जानते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आज आपके पास में क्या है, आज आपके पास में मान लीजिए एक रूम है, एक बिल्डिंग में, अभी आपके पास में एक बिल्डिंग है, अब आपके पास में क्या होगी, दो बिल्डिंग होगी, आपके पास में तीन बिल्डिंग, चार, पाँच,
थी कितनी, एक बिल्डिंग थी, अब हो कितनी गई, 4 एक्स्ट्रा, तो टोटल कितनी होगी, 5। तो ये जो वृद्धि हुई है इसी को बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। तो आपकी क्या हुई है, इकोनॉमिकल ग्रोथ आपकी हो गई है। वैसे ही भारत सरकार की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, ठीक है, पोर्ट हो गए, बंदरगाह हो गए, ठीक है, ये सब बनाना भारत सरकार का, जो भविष्य में जाकर के क्या करे, उसको ग्रोथ करे, उसको क्या करे, एक तरीके से सर्विस दे, सेवाएं दे और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास करे। ये एक तरीके से क्वांटिटिव होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। यह आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। आरबीआई की कार्रवाई की बात कर लें तो आरबीआई खुला बाजार परिचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है और बेचता है। केंद्रीय बैंक सीआरआर, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट को कम करता है, ठीक है। कौन, आरबीआई, ये ध्यान में आपको रखना है, केंद्रीय बैंक जो होता है। वही है आपकी संकुचनकारी मौद्रिक नीति, जिसको कंट्रैक्शनरी मौद्रिक नीति के रूप में जाना जाता है। यह केंद्रीय ब्याज दरों को क्या करता है, बढ़ाता है। गॉट इट, क्योंकि अब इससे क्या होगा, ब्याज दर बढ़ जाएगा और जैसे ही ब्याज दर बढ़ेगा तो आप पैसा कम लेंगे, ठीक है। आगे बैंक भी उच्च ब्याज दर वसूलते हैं, जिसके कारण लोन लेना अधिक महंगा हो जाता है और अधिक ब्याज के कारण भी ये सब बढ़ जाता है। इससे तरलता या मुद्रा की आपूर्ति, समग्र उपभोक्ता स्तर, मुद्रास्फीति, निवेश इत्यादि कैपिटल स्टॉक आदि में गिरावट दर्ज की जाती है। आपको बता दें कि इससे व्यक्ति और व्यवसाय कम ऋण लेते हैं और साथ ही बेरोजगारी दर में भी वृद्धि होती है। किससे, जब संकुचन मौद्रिक नीति होगी तो बेरोजगारी दर बढ़ेगी, ये ध्यान में रखना, कई बार ये पूछा जा सकता है। आरबीआई की कार्रवाई की बात कर लें तो आरबीआई खुला बाजार परिचालन के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है। केंद्रीय बैंक अगर हम देखें तो सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इत्यादि में क्या होगा, वृद्धि कर देगा। इधर कमी कर रहा था, इधर वृद्धि कर देगा। बस एक को याद कर लो और उसका उल्टा कर दो, ठीक है। चलिए आइए जान लेते हैं आप मौद्रिक नीति के बारे में। मैंने आपसे पहले ही बता दिया, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसमें केंद्र सरकार को और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 2016 में संशोधित करके धारा 45 आप देखोगे ZV के तहत मौद्रिक नीति गठित का अधिकार है। किसको अधिकार है, केंद्र सरकार को, ध्यान में रखना है। ये राइट्स किसको है, केंद्र सरकार इसको गठित करती है। उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। इसमें 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। 3 सदस्य आरबीआई से होंगे और 3 गवर्नमेंट से होंगे। जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति के निर्धारण की बात कर लें तो प्रति एक सदस्य के पास में एक वोट होता है और गवर्नर निर्णायक मत के रूप में होता है। तो ये वर्ष में लगभग कितनी बार होती है, कम से कम 4 बार तक, ध्यान रखना। ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ष में कम से कम 4 बार। वैसे तो ये हर 2 महीने पे होती है, ये ध्यान में रखना, हर 2 मंथ पर, हर 2 मंथ पर ये बनती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 4 बार, तो मतलब कि 3 मंथ्स की आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार चेक भी अपने स्तर पर कर लीजिएगा। बैठक के लिए कोरम में अधिकतम जो सदस्य कम से कम होने चाहिए, 4 तो होने ही चाहिए। चलिए तो ये था आपका मौद्रिक नीति के बारे में, चर्चाओं में भी रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक है आपका वेरिएबल रेपो रेट। देखिए वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है, जरा इसको समझना है। ये एक तरीके से आरबीआई ने क्या किया है, जो रेपो रेट होती है उसको क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। मान लीजिए ये 2 बैंक है, आपको ऐसे समझिएगा, एक बैंक ए है, ये ए बैंक हो गई और ये बैंक बी हो गई, ये बैंक बी हो गई, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। जरा समझना, अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बताऊंगा। जो ए बैंक है इसने काम किया है सही और इसकी जो लिस्ट है वो बड़ी अच्छी है, क्वालिटिव और क्वांटिटिव दोनों अच्छा है। परंतु बी जो बैंक है इसकी स्थिति कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में मतलब कि ए ने जो ऋण लिया वो टाइम से भुगता दिया और इसको जरूरत थी तो मार्केट के अनुसार, तो ए की स्थिति अच्छी है, तो ए को क्या होगा, इसमें कुछ रिलीफ दिया जाएगा ताकि ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने परिवर्तनीय रेपो दर यानी वेरिएबल रेपो रेट को जरिए बैंकों को लगभग 25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए ऐसे में आरबीआई एक दिन से अधिक की अवधि के लिए, देखो इसमें ये जो दिया जाता है पैसा है, ठीक है, बैंकों को ये पैसा दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, ये ध्यान में रखना है। आरबीआई के द्वारा किसको दिया जाता है, बैंकों को ये पैसा दिया जाता है। और इसमें जो पैसा होगा ना बच्चे, ये आप देखोगे शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें खासतौर पर 1 से 14 दिन का समय आपको दे दिया जाता है। इट्स क्लियर है ना, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है।
कभी कभी आरबीआई अर्थव्यवस्था को तरलता बढ़ाना चाहता है, लेकिन बैंक रेपो रेट पर आरबीआई से उधार लेने की इच्छुक नहीं होते, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें पहले से ही कम होती हैं और इसके कारण आरबीआई को परिवर्तनीय रेपो दर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके विपरीत रेपो रेट आरबीआई द्वारा तय दर है। देखो किसके द्वारा, रेपो रेट क्या है, आरबीआई के द्वारा तय दर है, जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं। गॉट इट? यहाँ पर ध्यान रखना, यह वास्तव में बैंकिंग प्रणाली और अल्प अवधि के लिए लिक्विडिटी मतलब कि नकदी या तरलता की आपूर्ति करने का एक जरिया होता है। इस तरह बाजार में अतिरिक्त नकदी या फिर लिक्विडिटी को वापस लेने के लिए आरबीआई वेरिएबल रेट या फिर रेपो रिवर्स रेपो रेट का उपयोग करती है। तो ये एक उल्टा होता है, इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो यूनिट नंबर पहले का सेकंड जो टॉपिक है, आइए उसको देखते हैं 1.2 के बारे में। देखिए आप कई बार जब इकोनॉमी का रिवीजन करते हैं तो आप पढ़ते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग उधारी होती है बच्चे, जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक बैंक है, मैं आपको एक बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। एक बैंक है, ये कोई एक बैंक है, इसके पास में मान लीजिए 100 रुपये हैं, ठीक है। आरबीआई ने एक नीति बना के रखी है, ये इस 100 रुपये का क्या करेगा, जो 40% मतलब कि जो इसमें से 40 रुपये हैं वो इन पी एस एल में बांटेगा, पी एस एल में देने का प्रयास करेगा। वही जो 60% है वो 60% को कहीं भी दे सकता है, देश के नागरिक को दे सकता है या XYZ को दे सकता है, बैंक, ठीक है, उसको ये राइट है। लेकिन 40% अपनी कुल का वो क्या करेगा, उन मुद्राओं का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या करेगा, वितरण करने का प्रयास करेगा। ये ध्यान में रखना है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं और क्या है इसके बारे में सारी चीजें आइए जान लेते हैं फटाफट, देखिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधित किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन जिलों में लघु ऋणों यानी कम राशि वाले ऋण को बढ़ावा देना है, जहां आर्थिक स्थिति कमजोर और आगे को औसतन कम ऋण मिलता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से संबंधित कुछ ऐसे मानदंड भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें इंसेंटिव फ्रेमवर्क मतलब कि इसके तहत में कम ऋण प्राप्त करने वाले जिलों के लिए वित्त वर्ष 2025 से लागू होने वाले इंसेंटिव फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। इंसेंटिव जिसमें आप देखोगे जिलों में ऋण वितरण कम प्रति व्यक्ति लगभग 9,000 रुपये से कम है, वहां पर PSL संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को अधिक वारांश 125% तक दिया जाएगा। वहीं डिस्पेंटिंग की बात कर लें तो डिस इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की बात कर लें तो पहले से ही जब अधिक ऋण प्राप्त करने वाले हैं तो प्रति व्यक्ति लगभग 42,000 से अधिक है, तो वहां पर नए ऋण हेतु बैंकों को जो उसका भारांश है वो 90% कर दिया जाएगा। इन सब के अलावा अन्य जिलों की बात कर लें तो कम ऋण प्राप्त करने वाले कुछ जिलों और उच्च ऋण प्राप्त करने वाले जिलों को छोड़ करके सभी अन्य जिलों में भारांश 100% के मौजूदा स्तर पर जारी रहेगा। MSME की बात कर लें तो इसमें दिए गए ऋण क्या होंगे, PSL श्रेणी में आएंगे, ये भी आपको ध्यान में रहेगा। वहीं अगर हम देखें इसके बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए प्राथमिकता क्षेत्र प्राप्त की बात कर लें तो इनका आशय उन क्षेत्रों से होता है जिन्हें सरकार और आरबीआई के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट्स ने भी इस चीज को माना है और आरबीआई ने इस चीज को माना है कि ये जो दोनों ऐसे कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग कुछ ऐसे एरियाज हैं जो विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बैंक ऋण के मामले में अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। पहले उद्देश्य की बात कर लें तो समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों तक ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। वहीं प्राथमिकता क्षेत्र प्राप्त की अवधारणा को वर्ष 1972 के औपचारिक रूप दिया गया था। आपको बता दें कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से जुड़ी अलग अलग समितियां, इसमें गाडगिल समिति और घोष समिति इसके लिए जानी जाती है। कमेंट्स करके बताइएगा बच्चे, मैं आपसे कमेंट से कुछ पूछ रहा हूँ। ये जो गाडगिल समिति है, ठीक है, ये जो 1969 में बनी थी, ये किस और लिए भी जानी जाती है, ठीक है, और भी किसी से संबंधित है। इन सब के अलावा PSL आप देखोगे जो आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये बैंकों को दिया जाता है और यह प्रमाण पत्र होता है जहाँ खास तौर पर जो दर्शाता है कि ऐसे सर्टिफिकेट्स वाले बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित PSL प्राथमिकता क्षेत्र को उधार और लक्ष्य को पूरा कर लिया है, तो ये आरबीआई के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, इन सब के अलावा
एलसी का उद्देश्य है बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों को ऋण देने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करने की स्थिति में इन इंस्ट्रूमेंट्स की खरीद के माध्यम से बैंक को पीएसएल संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है तथा टारगेट से अधिक पीएसएल ऋण देने वाले बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। तो इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी श्रेणी इसके अंतर्गत रखे गए हैं। किसको यहाँ पर जो 40% बैंक देते हैं उस 40% में कौन कौन इसके अंतर्गत शामिल रखे गए हैं, तो उसको आइए जान लेते हैं। देखिए पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लें तो इसमें जो भी मिलेगा उसका लगभग 10% जो मिलेगा वो आपके सीमांत जो किसान होंगे वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, सीमांत और लघु किसानों को। तो इसमें पहला आता है एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका एमएसएमई मतलब कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा है, एजुकेशन है, आवास है, सामाजिक संरचना है, नवीकरण ऊर्जा है और अन्य। अन्य में अगर हम देखें तो इस श्रेणी में कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त उपलक्ष्य भी शामिल होंगे। उदाहरण के लिए इसमें खासतौर पर लघु और सीमांत किसान है, स्वयं सहायता समूह है, एससी एसटी और दिव्यांगजन इत्यादि को शामिल किया गया है। तो ये एक 8 ऐसे सेक्टरों को रखा गया है। विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए पीएसएल लक्ष्य और उपलक्ष्यों के रूप में रखा गया है। जैसे अगर हम देखें जो आपकी घरेलू बैंक है, अगर हम उनको देखें घरेलू वाणिज्यिक बैंक को जो 20 से अधिक शाखाओं वाली जो बैंक है अगर उनकी बात कर लें तो ये खासतौर पर जैसे समग्र प्राथमिक क्षेत्र का कितना है 40% रखेंगी। ठीक है, इनको रखा गया है। वहीं कृषि में कितना देंगी 18% देंगी। ठीक है, ये जो आपकी डोमेस्टिक जितनी भी और शाखाएं वाली विदेशी बैंक हैं, ठीक है, डोमेस्टिक आपकी कॉमर्शियल बैंक है लिस्टेड है, तो ये 40% देंगी, ध्यान रखना टोटल का। वहीं 40% में से 18% देंगी एग्रीकल्चर में और वही उस 18% में से 10% क्या होगा सीमांत को जाएगा। यह अगर लघु उद्योग की बात कर ले तो लगभग कितने में देंगी 7.5% देंगी और कमजोर वर्गों के लिए कितना देंगी 12% या उससे अधिक हो सकता है। वहीं 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी जो बैंक है उनके लिए घरेलू वाणिज्य बैंकों के समान रखा गया है। ये इस पर एग्रीकल्चर का कोई लागू नहीं होता है, वहीं एमएसएमई का लागू नहीं होता है और कमजोर वर्गों के लिए लागू नहीं होता है। जबकि जो आपके नेट बैंक क्रेडिट का आपको कितना देना है 40% तो देना ही बनता है। क्षेत्र ग्रामीण बैंक की बात कर लें तो ये क्षेत्र ग्रामीण बैंक कितना देंगे क्योंकि ये बने ही किसके लिए हैं विकास के लिए। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट्स जो भी बैंक होते हैं तो इनका रीजनल जो भी बैंक है आपके तो इनका उद्देश्य क्या होता है 75% क्या करें आप दें और इसमें 75% में भी आपको कितना देना है आपको 18% देना है। 18% में से 10 उधर दे देना है। घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समान है मतलब कि ये लघु जो आपके उद्योग हैं इसमें 7.5% देना है। कमजोर वर्गों के लिए ये 15% या उससे अधिक भी हो सकता है। फिर आता है लघु जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक होते हैं छोटे छोटे तो उनको लेकर के है। जैसे ये भी क्या करेंगे समग्र प्राथमिकता क्षेत्र में ये आपके 40% नहीं 75% देंगे। वहीं कृषि में क्या करेंगे 18% देंगे। उद्योगों में अगर हम देखें तो 7 पॉइंट आपके कितना देंगे 5% देंगे। वहीं अगर हम देखें तो जो आपका कमजोर वर्गों के लिए है वो भी क्या करेंगे समान इक्वल 12% देंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपके पीएसएल जो कि आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है ये कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं इसके अंदर कृषि है एमएसएमई है एक्सपोर्ट है एजुकेशन है हाउस है आवास मतलब कि सामाजिक संरचना है नवीकरण ऊर्जा है ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिवोर और लिवोर और आपने पढ़ा होगा शोफोर और मिटोर। बहुत सारे कई ऐसे हैं जो आप पढ़ते देखिए इसको आप यूँ समझे। जो आपका लिवोर है या मिवोर है मिवोर को आप यूँ समझे ये होता क्या है वास्तव में। देखिए बच्चे ये जो रखा गया है इसका जो मूलभूत उद्देश्य होता सॉरी इसका जो मूलभूत उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो बैंक है ये क्या करता है ये क्या करता है खास तौर पर ये क्या करता है बैंकों के लिए होता है। देखो ये क्या करता है बैंकों को लोन प्रोवाइड करवाता है। कैसे लोन प्रोवाइड करवाएगा मान लीजिए कोई विदेशी बैंक है अब उससे आपको पैसा लेना है तो आप किससे ले सकते हैं मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट से आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है या कोई सॉरी आपकी बैंक है कोई बैंक है और फॉरेनर में है अब वहां पर किसी को मुद्राएं लेनी है तो कैसे लेगा तो मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट से ले लेगा। ठीक है, तो इसको समझ में आ रहा होगा हालांकि आपको
और ये खासतौर पर लोकप्रिय होती चली जा रही है। आइए जान लेते हैं इन सब के बारे में। देखिए, हाल ही में आरबीआई ने मेबोर की गणना पद्धति में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की, जिसके अधिक लोकप्रिय आप देखोगे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एक नया सुरक्षित मुद्रा बाजार फ्रेमवर्क आप देखोगे अपनाने का प्रस्ताव किया गया है। आइए देख लेते हैं मेबोर के बारे में। यह एक ब्याज दर बेंचमार्क है जिस पर कोई बैंक भारतीय इंटरबैंक बाजार में किसी अन्य बैंक से बिना जमानत आप देखोगे कोलेटरल के धन उधार लेते हैं। कोलेटरल मतलब कि बिना जमानत के तो धन उधार ले सकते हैं। विबोर क्या है, इसकी गणना प्रकाशन की बात कर लें तो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया मतलब कि आप देखोगे FVIL करता है। और इसको शक्ति कौन देता है, इसको शक्ति देता है आरबीआई। ये आरबीआई के अंडर में रह करके काम करता है, जिसको बोलते हैं FVIL। गणना की बात कर लें तो इस ब्याज दर का निर्धारण आप देखोगे नेगोशिएट्स जो आपकी लीडिंग सिस्टम यानी आप देखोगे NDS कॉल सिस्टम से पहले घंटे के लिए कारोबार पर आधारित होता है। भारत की लंदन आप देखोगे जो इंटरबैंक ऑडिटर रेट है, अगर हम उसकी बात कर लें तो एक समिति जो समाप्ति की तरफ है, निर्भरता की समाप्ति। अब क्या करेंगे, हम लिबोर के ऊपर नहीं रहेंगे, अब हम मेबोर की तरफ चले जाएंगे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। न केवल भारत इस पर काम कर रहा है बल्कि दुनिया भर के कई देश इस पर काम कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पिछले साल आप देखोगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों को आरबीआई द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इसमें खासतौर पर लिबोर से पूर्णतः बाहर निकलने के लिए भी कदम उठाने को कहा गया था। लिबोर की बात कर लें तो यह एक वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। सरल शब्दों में देखें तो लिबोर का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए एक बेंचमार्क या फिर संदर्भ के तौर पर किया जाता है। इसी दर पर प्रमुख वैश्विक बैंक आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण देते हैं और ये ऋण अल्प अवधि के लिए दिए जाते हैं। वहीं एक शब्द आता है कोल मनी मार्केट। देखिए कोल मनी मार्केट क्या है, मान लीजिए एक बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक बैंक है HDFC। किसी वजह से मान लीजिए HDFC के पास में पैसा क्या है, बहुत कम है, ठीक है। SBI ने फ़ोन किया किसको, सॉरी HDFC ने फ़ोन किया SBI को कि महोदय हमें कुछ पैसा चाहिए, क्योंकि हमें लगभग मान लीजिए 2 करोड़ रुपए हमें चाहिए। इन्होंने 2 करोड़ रुपए दे दिए। अब देखिएगा इन्होंने एक कॉल किया और इन्होंने 2 करोड़ रुपए दे दिए। अब इस पर जो ब्याज लगेगा, इस पे जो ब्याज लगेगा बच्चे, वो ब्याज खास तौर पर क्या होगा, स्वयं इसमें बैंक आपस में उसको निर्धारित करेंगे। और ये एक शॉर्ट टर्म होता है, ये 0 से 7 दिन के लिए होता है, ये भी ध्यान में रखना है। कितने का होता है, 0 से 7 दिन तक का होता है। तो इसको बोलते हैं कॉल मनी मार्केट, ठीक है। यह एक वित्तीय बाजार है जहां पर वित्तीय संस्थान और बैंक अल्पकालिक जरूरतों को देखो ये कौन कौन लेते हैं, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं और खासतौर पर वित्तीय बाजार है। ये खासतौर पर वित्त बाजार है जहाँ या वित्त संस्था और बैंक, ठीक है, दो होते हैं। इसमें बैंक भी है और फाइनेंशियल जो भी कंपनी है वो भी इसमें आ जाती है, जैसे आप देखोगे, ठीक है, ये सारी कंपनियां इसमें आ जाती है। तो एक अल्पकाल को दूर करने का प्रयास करता है। आरबीआई ने वैकल्पिक संदर्भ में ARR की एक प्रणाली की स्थापित की है और यह प्रणाली बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्त लेन देन के लिए ब्रिटिश पाउंड के बजाय मुद्राओं की एक बास्केट से दरें चुनने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए अब इसी को ध्यान में रखते हुए, न केवल ये था, कई ऐसे देशों ने ऑलरेडी पहले से इस पर काम करके रखा है। जैसे लिबोर की बात कर लें, लिबोर एक विकल्प है कहाँ पर, लंदन मार्केट। उसी के साथ आप देखोगे सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जिसमें SOFR कहा जाता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। मिबोर की बात कर लें, मिबोर भारत का है। उसके साथ साथ इंटरबैंक ऑफ रेट सिहिबोर चीन का है। टोक्यो इंटरबैंक की बात कर लें तो टीबोर आपके जापान का है। आपसे पूछा जा सकता है कि मिबोर कहाँ का है, भारत का है, लिबोर लंदन का है, ठीक है, मिफोर इन सब के अलावा सीबोर चीन का है और टीबोर जापान का है। आइए जान लेते हैं FVIL के बारे में। उत्पत्ति की बात कर लें तो FVIL का गठन 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था। इसका स्वामित्व की बात कर लें, संयुक्त रूप से फिनेक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब कि आप देखोगे
FIMMDA फेमडा और फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फेडा फेडा और इंडियन वैक्स एसोसिएशन IVA के द्वारा किया गया है। उद्देश्य की बात कर लें तो इसका उद्देश्य है भारत में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्राओं से संबंधित बेंचमार्क विकसित करना तथा उस पर नजर रखना। विनियमन की बात कर लें तो FVIL को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, ये तो विनियमित करेगा मिवोर को, ठीक है, लिवोर पर उस पर निगाह रखेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप देखोगे जो आपका FVIL है उस पर निगाह रखता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आइए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका RBI सरप्लस ट्रांसफर। देखो ये सरप्लस क्या है सर? मतलब कि मान लीजिए इसको आप यूँ समझें, मान लीजिए एक नाम का एक व्यक्ति है जिसको RBI कहते हैं और मान लीजिए इधर B नाम का एक व्यक्ति है जिसको गवर्नमेंट कहते हैं। RBI अच्छा काम किया है, सही से काम किया है, तो RBI क्या हो गया, ये प्रॉफिट में चला गया। RBI प्रॉफिट में चला गया, परंतु गवर्नमेंट्स घाटे में चली गई। ठीक, ये लॉस हो गया गवर्नमेंट को। अब उस स्थिति में क्या करेगी जो आपका ए है, जो बैंक है, अब ये क्या करेगी, RBI मान लो कि इसको प्रॉफिट हुआ है तो ये क्या कर देगी, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे गवर्नमेंट्स को कुछ मुद्राएं दे देगी, जो फायदा हुआ था, जो प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं। अब हुआ क्या है, हाल ही के दिनों में चर्चा में भी रही है, पढ़िएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सुर्खियों में क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए अधिशेष हस्तांतरण मतलब सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है। कितना? 2.11 लाख करोड़ रुपीस। यह अब तक का सबसे अधिक सरप्लस ट्रांसफर है। वास्तव में यह राशि पिछले वित्त वर्ष के लगभग 86,416 करोड़ रुपए के दुगने से भी अधिक है। RBI के सरप्लस के बारे में आइए जान लेते हैं। RBI के पास सरप्लस या फिर अधिशेष का अर्थ क्या है? मतलब कि अधिशेष देखो, खर्च और उसके साथ साथ आय से होना, खर्च से ज़्यादा आय होना। देखो जब आपका मान लीजिए आपकी आय है 100 रुपये, है कि नहीं, आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं आप 80 रुपये, सब कुछ कहीं, और 20 रुपये आप बचा दे रहे हैं। ठीक है, अब यही क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता चला जा रहा है आपको, क्योंकि आपकी जो खर्च से ज़्यादा आय होनी चाहिए। आपका खर्च 80 है, आय है 20 आपका बच रहा है। ठीक है, इसी को है RBI का कुल खर्च उसे ब्याज से प्राप्त कुल आय का केवल कितना है, 1/7 है। तो उसके अगर कुल खर्च की बात कर लें, ठीक है, तो वो कितना है, अगर 7 हिस्से हैं तो एक खर्च है, मतलब कि 6 उसका बचा है। इसके चलते RBI के पास अधिशेष बना रहता है। RBI की आय और व्यय के बारे में आइए जान लेते हैं। RBI को देखिए आय कहाँ कहाँ से मिलती है, आई होप कि आपने ये चीज़ें तो पढ़ी होंगी। देखिए RBI की आय की बात कर लें तो रुपये में जारी प्रतिभूतियों की होल्डिंग पर ब्याज, चल निधि समायोजन सुविधा जिसको LF कॉरिडोर कहते हैं, सीमांत स्थायी सुविधा, ठीक है, जिसको मार्जिनलाइज स्टैंडिंग फैसिलिटी के रूप में जाना जाता है, MSF जैसी गतिविधियां जो अर्जित ब्याज केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों और वित्त संस्थाओं और कर्मचारियों को दिए गए ऋण व अग्रिम से प्राप्त ब्याज, विदेशी स्रोतों से अर्जित ब्याज और इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जिसमें FCA से प्राप्त ब्याज आय शामिल होते हैं। RBI के व्यय की बात कर ली जाए तो RBI अपने आय का एक बड़ा हिस्सा जोखिम से निपटने मतलब कि रिस्क प्रोविजन पर व्यय करता है, जिसे आकस्मिकता निधि और परिसंपत्ति विकास निधि कहते हैं। आकस्मिकता निधि की बात कर लें जिसको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए राशि अलग रखी जाती है। उदाहरण के लिए प्रतिभूतियों, बॉन्ड या फिर वैल्यू में मूल्यह्रास, मौद्रिक दर नीति से जुड़े जोखिम इत्यादि को रखा जाता है। वहीं आता है आपका एसिड डेवलपमेंट्स फंड जिसको बोलते हैं परिसंपत्ति विकास निधि। इसके तहत खास तौर पर RBI की सब्सिडियां कंपनियां और संबद्ध संस्थानों में निवेश और आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए पूंजी व्यय दिया जाता है। नोटों की छपाई, एजेंसी शुल्क और कर्मचारियों पर खर्च आदि को रखा जाता है। आइए जान लेते हैं RBI के द्वारा सरप्लस और ट्रांसफर से संबंधित कौन कौन से ऐसे प्रावधान रखे गए हैं। देखिए कौन से प्रावधान, एक धारा है RBI एक्ट 1934 का सेक्शन नंबर 47, उसमें कुछ प्रावधान कर दिया है। देखिए हुआ क्या,
इसमें खास तौर पर अपने परिचालन या फिर आय से अर्जित किसी भी तरह का लाभ केंद्र सरकार को ट्रांसफर किया जाएगा। समितियों की सिफारिश पर आप देखोगे मालेगांव समिति 2013 की सिफारिश के बाद सरकार को ट्रांसफर किए जाने वाले सरप्लस में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा देखा गया। अल्टरनेटिव जो आपके रेफरेंस रेट्स के रूप में भी जाना जाता है। अब फिर ये आपकी आर्थिक पूंजी होती है, आप सभी जानते हैं आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क होता है। विमल जलान समिति इससे रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। वो सारी चीज़ें मैंने आपसे बता दी है, ठीक है। चलिएगा, ये कुछ दिखाया गया आरबीआई से केंद्र को हस्तांतरण, एक नज़र में आप देख सकते। देखिए, अगर हम देखें फाइनेंस ईयर्स 2022 की बात कर लें तो 50,000 के आसपास रहा है, 50,000 के आसपास ये पैसा रहा है करोड़ रुपए में, ठीक है। वहीं 23 में बढ़ा है, 23 में देखो बढ़ रहा है थोड़ा, 10,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। वहीं अगर 24 की बात कर ली जाए तो 24 में तो बहुत ही बड़ा है। 24 में आप देखोगे लगभग और लगभग कितना, लगभग 2300 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। 2200 2300 के आसपास में, 2400 के आसपास में रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है। गॉट इट। चलिएगा, अगले एक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आर्थो अग्रिम योजना। अब देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत कम पूछने की संभावना हो सकती है, ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको बोलते हैं आरबीआई से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम, इसको बोलते हैं अदर की डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू आरबीआई। देखिए, जैसे आता है क्रेडिट डिपॉजिट, जिसको सीडी रेशियो के नाम से जाना जाता है। ऋण जमा अनुपात, जिसका जितना अधिक होता है इतना ही सही रहता है। मतलब कि आपने मान लीजिए ऋण लिया है, आपने लोन ले लिया है, परंतु वह लोन तो ले लिया लेकिन आपने जमा नहीं किया है। अब जैसे ही आपने जमा नहीं किया है तो आपका ऋण अनुपात जो है, ऋण जमा अनुपात कम हो जाएगा, फिर आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो आपका ये जो जिसको सिविल अकाउंट बोलते हैं वो आपका खराब हो जाएगा। आइए उसी पर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के उच्च ऋण जमा अनुपात का चिंता व्यक्त करते हुए इसे कम करने की सलाह दी है। आइए बात कर लेते हैं ऋण जमा अनुपात, मतलब कि कितनों ने ऋण लिया और कितनों ने जमा किया। एग्जिट तो यही इसका होता है। ऋण जमा अनुपात वास्तव में किसी बैंक द्वारा अपनी कुल जमा राशि के सापेक्ष दिए गए ऋण के प्रतिशत को दर्शाता है। यह बैंक में जमा धनराशि और बैंकों द्वारा इसमें वितरित ऋण के अनुपात के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि उच्च ऋण जमा अनुपात यह बताता है कि बैंक के संसाधनों का बड़ा हिस्सा ऋण देने के लिए उपयोग किया गया है। कब? जब आपका उच्च ऋण जमा अनुपात होगा। इससे आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इससे बैंकों की पूंजी पर जोखिम भी खड़ा हो सकता है। आरबीआई की स्थिति आप देखोगे रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2005 के बाद ऋण जमा अनुपात दिसंबर 2023 में बढ़कर के 78 मतलब कि 78.8% के चरम स्तर पर पहुंच गया है। इसमें 70% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले 75% से अधिक बैंक निजी क्षेत्र वाले के अंतर्गत आते हैं। उच्च ऋण जमा अनुपात के कारण जोखिम की अगर हम बात कर लें, आइए जान लेते हैं। देखिए, ऋण वितरण में उच्च वृद्धि, जिसमें खुदरा ऋण में वृद्धि जारी है और जिसमें वाहन खरीदने के लिए लोन, पर्सनल लोन आदि शामिल होते हैं। व्यवसायों और एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि जारी होती है। बैंकों में नकद जमा में खासतौर पर धीमी वृद्धि। इसके अतिरिक्त ग्राहक अब बचतकर्ता के बजाय निवेशक बन रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे धन को बैंकों में जमा करने में कम रुचि दिखा रहे हैं और इससे पूंजी बाजारों में निवेश करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। उच्च ऋण जमा अनुपात के प्रभाव क्या हो सकते हैं? इससे नेट इंटरेस्ट जो आपकी मार्जिन होता है उस पर दबाव बढ़ जाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रतिभूति में निवेश होता है जिसमें ऋण वितरण पर ब्याज प्राप्ति जैसे बैंकों की आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न की माप होती है। नकदी का संकट की बात कर लें तो पर्याप्त नकदी नहीं होने पर बैंक समय पर ग्राहकों को भुगतान करने के दायित्व को पूरा नहीं कर सकते। एक चिंता का व्यक्त बताया जा रहा है ऐसा। ऋण जोखिम की बात कर लें तो उधार देने वाले कुछ व्यक्ति या संस्थान समय पर ब्याज के मूलधन का भुगतान नहीं कर सकते। इससे बैंकों का संकट पड़ सकता है, तो इसलिए ऋण जोखिम भी कहा जाता है, मतलब कि आपका पैसा गया, गई भैंस पानी में। आइए नेक्स्ट इसमें आ जाएगा वित्त समावेशन सूचकांक, मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लुजन इंडेक्स। अब देखिए कौन प्रकाशित करता है? वित्त समावेशन सूचकांक जो जारी करेगा ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है।
ठीक है। इसको खासतौर पर फिल इंडेक्स के रूप में भी जाना जाता है। मार्च 2023 में 60.1% से बढ़ करके 2024 में 64.2 हो गया है। वित्त समावेशन के सूचकांक के बारे में यह है बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र के वितरण को शामिल करने वाला एक व्यवसाय सूचकांक है। यह देश भर में वित्तीय समावेशन के स्तर को दर्शाता है। यह एकल मूल्य मतलब कि यानी सिंगल वैल्यू सूचकांक जीरो से शो है। वैल्यू की अगर हम बात कर लें, जीरो वैल्यू, इसमें क्या है, पूर्ण अवंचन होता है। स्थिति और शो वैल्यू की बात कर लें तो पूर्ण समावेशन की बात की जाती है। इसमें 3 व्यापक पैरामीटर शामिल हैं, जिसमें पहुंच है, एक्सेस मतलब कि कितना होना चाहिए 35, उपयोग 45 और गुणवत्ता क्वालिटी आपकी कितनी है 20%। इसे प्रतिवर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। बस ये आपको ध्यान में रहे, ठीक है, तब भी आपका चल जाएगा कि फाइनेंशियल जो आपका इंक्लिनेशन जो इंडेक्स है, वित्तीय समावेशन सूचकांक, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्व बैंक, जिसमें एकीकृत लोकपाल योजना। अब ये तो आपने खासतौर पर पढ़ा होगा। देखिए, ये खासतौर पर क्या है कि जैसे इसको जरा समझिएगा, इसकी थीम को, तो इस पे तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको तो बहुत ही ईजी है, ये जो जारी किया जाता है ये तो बहुत ही ईजी है। तो इससे जो आगे की क्लास होगी बच्चे, इससे आगे की क्लास हम आगे लेंगे आपसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और क्लासेस आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी। चलिए, मिलता हूँ अगले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय। इसको पढ़ लीजिएगा।